हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट के जो आपके दोनों प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 और 2019, दोनों ही पेपर के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनको विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे और साथ ही साथ जैसे कि इसमें करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए थे 2018-19 में उनको अपडेट करके कि जैसे मान लीजिए भारत भारती पुरस्कार अगर पूछा गया था 2018 के पेपर में, तो वर्तमान में किसको मिला है वो भी हम जानेंगे, ताकि आपको दोबारा से उन चीजों को करने की जरूरत ना पड़े। एक बार में इस तरीके से हम उन प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करेंगे कि आज के टाइम में भी आपके लिए वो उतने ही इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है जी, तो फटाफट से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स की तैयारी कराऊंगी, पर ऐसी कराऊंगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज हम एनालिसिस पर जाने से पहले क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसमें हम ना सिर्फ जीएस के क्वेश्चन, ना सिर्फ जीएस के करंट अफेयर के क्वेश्चन, बल्कि इसके साथ साथ जो साइंस के क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी इसी में ले लेंगे, ताकि बार बार अलग अलग वीडियो ना आए आपके लिए, क्योंकि साइंस के 10 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो ना बनानी पड़े। इसी में मैं कोशिश करूंगी उन सबको कवर कराने की। ठीक है, चलो, ईवीएस हो या फिर साइंस हो या जीएस, ये सब इसी में कवर करेंगे हम इसी क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2019 का ये पेपर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, वो कौन सी लेयर कहलाती है, जिसमें क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, वो कौन सी परत है। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। देखो, हमारे सौर मंडल में कौन कौन सी परत होती है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके ऊपर फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहारीय मंडल। ये 5 परत होती है हमारे वातावरण में। ठीक है, तो इनमें से कौन सी में ओजोन लेयर जो है वो शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, समताप मंडल भी कहते हैं, जो लगभग 40 से 60 किलोमीटर के दायरे में ये जो परत है ये फैली हुई है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सबको मैं आपको जब ये क्लास लूंगी तो ट्रिक से कवर करा दूंगी, ये सारी जितनी भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। और जीएस का तो मैं इतना अच्छा ट्रिक से आपको कराती हूँ, आपको करंट अफेयर देख करके अंदाजा लग ही गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन आंसर बताने से पहले एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि ओजोन लेयर की जब हमने की ही है तो आपको बताना है ओजोन लेयर डे। ठीक है, ओजोन डे या ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है, कौन से दिन को, कौन से माह में, कौन से मंथ में? तो फटाफट से इसका भी आंसर करिएगा, किस डेट को मनाया जाता है। तो ऑप्शन है मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंगा। तो श्वास छिद्र की हेल्प से जो है वो ब्रीथ कौन करता है, कॉकरोच करता है। ठीक है, कॉकरोच करता है, क्योंकि इसके शरीर पर जो है, इसके शरीर के पिछले भाग पर छोटे छोटे से ऐसे छिद्र होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, जिसकी हेल्प से ये सांस लेता है। ठीक है, आगे बढ़े। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? रतौंधी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है किसकी डेफिशिएंसी, सॉरी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रतौंधी रोग हो सकता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है साइंस का आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे कमजोर या सबसे वीक फोर्स जो है वो किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है इनमें चार ऑप्शन में, या विद्युत बल, या न्यूक्लियर बल, या चुंबकीय बल? तो आपको पता होना चाहिए, अगर इन चारों के कंपैरिजन में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन चारों में। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेल डन। यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, 2019 के ही। पूछा है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी उस समय पर 23वें बने होंगे, है ना। लेकिन अब अगर पूछे वर्तमान में, क्योंकि हमें पिछला जान करके क्या करना है, हमें तो अब का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब कौन है? अब है आपके
राजीव कुमार। ठीक है, कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। ये क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, राजीव कुमार। तो आप साथ साथ में इसको नोट कर सकते हैं, ये किसके हैं? वर्तमान के हैं। तो पिछला जानकर हमें कुछ नहीं करना, करंट अफेयर का हम जो वर्तमान में है वो जानते हुए चलेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन थे 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई, 29 अगस्त। देखो, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट डेज याद नहीं होते, क्योंकि भैया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक याद रखना, और हर एक लगभग इंपॉर्टेंट डे ही है, किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ मनाया ही जाता है। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो मैंने इसके ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड की है करंट अफेयर वाले, जो मैंने आपकी सीरीज चलाई थी उसमें, और ये सारे मैंने आपको ट्रिक से कवर कराए थे, और यही वहीं से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, या यूं कह लो उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कराया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर आप ये टॉपिक कवर करना चाहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बनता ही बनता है इंपॉर्टेंट डेज से सवाल, तो उसको कवर कर लेना उन वीडियोस की हेल्प से। आगे चलते हैं, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र या गौतम बुद्ध। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष ने लिखा था। क्या? बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना इन्होंने ही करी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो देखो, ये 2018 का थीम पूछा है, लेकिन हम वर्तमान में जो भी लेटेस्ट विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है उसका थीम हम अब देखेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज, उसके थीम्स में आपको करंट अफेयर की सीरीज चलाऊंगी, उसी में आपके सारे करंट अफेयर ट्रिक की हेल्प से कवर हो जाएंगे बिना किसी खास मेहनत के। इसके लिए सबसे पहले तो ये जान लो कि पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 मई को, सॉरी 5 जून को मनाया जाता है। तो इसको हटाओ, ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून 2024 में जब ये मनाया गया तो इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम क्या रहा आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये था लैंड रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन यानी भूमि पुनरुद्धार, डीसर्टिफिकेशन, डीसर्टिफिकेशन हिंदी में मैं आपको बताऊंगी, एंड ड्रोट यानी सूखा, रेजिलेंस, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये रहा। और अगर पूछ ले कि इसका नारा क्या रहा, यानी स्लोगन क्या था इस वाले जो है पर्यावरण दिवस का स्लोगन क्या रहा, तो इसका स्लोगन था अवर लैंड अवर फ्यूचर, अवर लैंड अवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम रहा लैंड रिस्टोरेशन, डीसर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलेंस, और इसका नारा था अवर लैंड अवर फ्यूचर, जो कि इस बार सऊदी अरेबिया में मनाया गया। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा डिटेल। आगे बढ़े, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान जो है वो रहा, लेकिन हमको 2018 का नहीं देखना है, हम देखेंगे 2024 का। ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 2024 में कौन सी रैंक रही या कौन से नंबर पर रहा, तो 126वें स्थान पर ये रहा। ठीक है, ये सारे इंडेक्स वगैरह भी मैं आपको ट्रिक से कवर करा दूंगी, जब करंट अफेयर की क्लासेस शुरू होगी तो जरूर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं उनको कंटिन्यू करूंगी। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ या वासव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्येंद्र नाथ जो है ये नाथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ये माने जाते हैं, और ये गुरु गोरखनाथ के भी गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य हो गया, है ना, और शास्त्रीय नृत्य हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही है आपके दोनों पेपर को। अब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एनालिसिस करने के बाद। तो बता दो, कर्नाटक में होता है कौन सा लोक नृत्य? यक्षगान। ठीक है, यक्षगान होता है कर्नाटक में। बाकी और इंपॉर्टेंट भी हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। जैसे गुजरात का लोक नृत्य कौन सा होता है? गरबा, सभी जानते हैं भाई, गरबा खेलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? चरकुला। और ब्रज मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? जवारा। ठीक है, ये सभी लोक नृत्य है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर या जिसको शिव मंदिर कहते हैं, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, ये किसने बनवाया था? ऑप्शन 4 है आपके सामने, देव वर्मन, महेंद्र वर्मन या नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने बनवाया था ये कांचीपुरम का कैलाश मंदिर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन यूपी जीके से पूछा गया है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, है ना। इनमें से किसकी वजह से मिर्जापुर जो है ये प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, है ना, या चरकुला नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, या पंवारा के लिए, या नकटा के लिए? तो ये प्रसिद्ध है कजरी, जो है कजरी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है। कजरी क्या है? एक लोकगीत है। और मिर्जापुर में कजरी उत्सव को जो है भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब सिक्किम। सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। आगे चले, अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? तो इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है ये भी आपके एग्जाम में देखो दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब है खुर्जा में। ठीक है, खुर्जा में जो कि बुलंदशहर में स्थित है, यहाँ पर ये जो है अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया है अवार्ड से। इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मैं आपको ट्रिक से कवर कराऊंगी करंट अफेयर की क्लास में। यहाँ पूछा था 2018 में रमन मैगसेसे पुरस्कार किसको दिया गया है, लेकिन हम देखेंगे वर्तमान का, हमें पुराने से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, अब तक जो लेटेस्ट है वो 2023 के लिए दिया गया था रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसको? रवि कन्नन को। ठीक है, किसको मिला है? रवि कन्नन को मिला है। रवि कन्नन को मिला है कौन सा? रेमन मैगसेसे पुरस्कार रवि कन्नन को मिला है 2023वां। ठीक है, 2023 में। तो यही है वर्तमान का। अभी आगे अगर अपडेट होता है तो वो भी मैं आपको एग्जाम तक करा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया था? लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि वर्तमान में किसको मिला है, लेटेस्ट वाला किसको मिला है। ठीक है, तो वर्तमान में या सबसे लेटेस्ट जो है 2021 में मिला था ये भारत भारती पुरस्कार, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ये दिल्ली के थे डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। ठीक है, रमानाथ त्रिपाठी को जो है भारत भारती पुरस्कार हिंदी संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया भारत भारती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी? यानी 2018 में इनमें से कौन से क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो हमें 2018 वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्तमान के देखने हैं कि वर्तमान में जो है इसके विजेता कौन कौन रहे। और अब जो लेटेस्ट नोबेल अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 में दिए गए हैं। इस बार हर एक क्षेत्र में, जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के, शांति के, है ना, लिटरेचर के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मेडिसिन, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है और 6 के 6 क्षेत्रों में दिया गया है। बाकी अगर आप इनको ऐसे रटने की कोशिश करोगे याद नहीं होगी। मैंने वीडियो बनाई हुई है इसको ट्रिक से याद करने की, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार फिर से कराऊंगी ही। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये खिताब इस बार किसने जीता है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल विजेता का खिताब
वर्तमान में किसने जीता है? तो इनका नाम है अरीना सबालेंका। ठीक है, अरीना सबालेंका ने यूएस टेनिस टूर्नामेंट जो है इसका खिताब जीता है। आगे चलते हैं, अगला है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म ने जीता है? लेकिन हम 2017 का नहीं देखेंगे, हम 2024 का देखेंगे। 2024 में किस फिल्म को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इस बार जो है 2024 में 70वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो आत्म मूवी को मिला है, या आत्म फिल्म को जो है ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो रामायण सर्किट की शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल में शुरू की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या भारवी। तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। कालिदास इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कालिदास को भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। ये शास्त्रीय संस्कृत के लेखक थे और इनको जो है संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। आगे पूछा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, जिसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया यूनेस्को ने, किस वर्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2017 में इसको ऐड किया गया था। 4 जो है स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला जो है ये आयोजित किया जाता है। अभी तक 2019 वाले ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि लगभग 40 से ज़्यादा मार्क्स की तो आपकी जीके जीएस ही पूछी जाती है। अगर उसमें आप कंप्यूटर और विज्ञान वाला क्षेत्र भी इसमें जोड़ दे तो लगभग 50 से 55 नंबर की खाली जीके जीएस बैठ जाती है आपकी। ठीक है, ये मैं आपको पूरा का पूरा जो है ये सब्जेक्ट्स कराऊंगी, जिसमें सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। ईवीएस भी आपका, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? 2019 में ही शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इनसे 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने ही अभी अभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये केरल में बनाया, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथकली। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कथक कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। तो प्रमुख खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें ऑप्शन नंबर डी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। इसमें किसकी प्रतिमा बनाई गई है इसके स्टैचू ऑफ यूनिटी में? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जो प्रतिमा है वो बनाई गई है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के केवड़िया में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रेन 18, है ना, बिना इंजन वाली गाड़ी जिसका नाम है ट्रेन 18। ठीक है, इसमें कोई इंजन नहीं है, बल्कि यह है ट्रेन प्रत्येक डिब्बे के नीचे लगी स्वप्रणोदित ट्रैक्शन मोटर्स की हेल्प से संचालित होती है। आगे चलते हैं, मार्च 2018 तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? ऑप्शन है समिट, सिएरा, प्रत्यूष या फिर मिहिर। तो 2018 में तो प्रत्यूष था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में कौन सा हो गया है? तो आपने एरावत हाथी का नाम सुना होगा, एरावत। ठीक है, तो एरावत ही ये एक एआई सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, एरावत, कौन सा? एरावत, ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो गया है भारत का वर्तमान में। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से।
यहाँ पूछा गया है 90वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया था। हमको 2018 से कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे 2024 का। 2024 यानी लेटेस्ट जो भी ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये मिला है ओपेनहाइमर को। ठीक है, ओपेनहाइमर ही मैंने ट्रिक से कराए हुए, अगर नहीं देखे देख लेना। ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगी ही इन सारे टॉपिक को दोबारा से। तो ओपेनहाइमर को जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। तो अवार्ड से क्वेश्चन बनते ही है। यहाँ देखो फिर से इंडेक्स वाला क्वेश्चन आ गया है इस पेपर में। दो इंडेक्स वाला, एक तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमने देखा थोड़ी देर पहले, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दो क्वेश्चन आए इसी टॉपिक से। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था। हमको 2018 का नहीं देखना, हमें वर्तमान में देखना है। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत रहा है 134वें स्थान पर। ठीक है, 193 देश कुल थे जिनमें 134वें नंबर पर भारत जो है वो लाई करता है, या यूं कह लो कि 134वें स्थान पर भारत है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ऑप्शन है कुलदीप नायर, संजय बारू, एस बोस या करण थापर। इसका सही जवाब हो जाएगा संजय बारू। संजय बारू ने लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी। तो ये तो बहुत फेमस है, आप सब इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुस्तक का अनावरण किया था, लिखा था एग्जाम वॉरियर्स को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स से क्वेश्चन बनता ही है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा चौथा क्वेश्चन है बुक से। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है। अरुंधति रॉय, एन्ना बर्न्स या किरण देसाई या हिलेरी मेंटल। तो मिल्कमैन, मिल्कमैन जब मिल्क दे के जाता है आप उसको क्या देते हो भैया। रुपये देते हो, पैसे देते हो। और रुपये को हम अन्ना भी बोलते हैं ना, कि भाई एक आने में मिलेगी क्या ये वस्तु। तो पहले आने में मिलता था सामान रुपये की जगह। तो एना बर्न्स, ठीक है, एना बर्न्स। मिल्कमैन को क्या दोगे, अन्ना दोगे, है ना। एना, अन्ना, एक आना, आना से एना बर्न्स। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो आपके जीवन कौशल के शुरू हो गए हैं क्वेश्चंस। ये जो मैं सीडीपी वाली क्लास लेकर के आऊंगी उसमें कराऊंगी। अब यहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आ गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवाई या बदरुद्दीन तैयब जी या हकीम अजमल खां। सही जवाब हो जाएगा इसका बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये बने थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज होने से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो उसका विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा मार्च निकाल रहे थे लाला लाजपत राय, जिस पर इनके विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने इन पर लाठी चलाई थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। आगे है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है। तो देखो, लोकसभा द्वारा जो है धन विधेयक है या नहीं ये विचार किया जाता है। जब इसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को निर्णय लेना पड़ता है कि ये विधेयक है कि नहीं है। अगर इस पर कोई विचार विमर्श करने के बाद निर्णय नहीं लेते तो अपने आप पास हो जाता है ये बिल। ठीक है, तो 14 दिन इसका बिल्कुल सही है। 14 दिन तक अधिकतम राज्यसभा विचार विमर्श के लिए धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। आगे आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में या मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया। कर्क रेखा तो बीचों बीच गुजरती है भारत के, तो ये तो नहीं होगा। मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये भी गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी वो स्थित है। जैसे कि मान के चलो एक ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा जा रही है यहाँ से, तो भारत कहाँ है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में यहाँ पर स्थित है। ठीक है जी, और कर्क रेखा ऐसे बीचों बीच भारत के बीचों बीच से जा रही है।
आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगुलहास धारा। ऑप्शन नंबर ए अगुलहास धारा, ये जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। आगे बढ़े फटाफट से। देखो कंप्यूटर वाले मैं अलग क्लास ले आऊंगी क्योंकि ज्यादा हो जाएगी नहीं तो इसी में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही है। ये जितने भी दर्रे, नदियों के उद्गम स्थल, ये सब ट्रिक से मैं आपको बहुत आसान तरीके से कवर करा सकती हूँ। मुझे जीएस जीके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें खूब सारी हम ट्रिक आसान आसान बना सकते हैं और बहुत ईजिली बिना लोड लिए याद रख सकते हैं। और बहुत से लोगों को ये चीजें कठिन लगती है, लेकिन मैं आपके लिए इनको बहुत आसान बनाने वाली हूँ। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय, या प्रति व्यक्ति आय, या प्रति व्यक्ति व्यय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कितना उपभोग करने में कितना व्यय हो रहा है परिवार का, कंजप्शन में कितना खर्च कर रहे हैं, इस आधार पर हम गरीबी का आकलन करते हैं भारत में। ठीक है, आगे है, इनमें से भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आप सभी जानते हैं दो संविधान की जो है सभा हुई थी, पहली दो सभा, जिसमें पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये जो है संविधान सभा का आयोजन किया गया था पहली। फिर दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में जो है वो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, जो कि कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष पूछे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे अगर यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगला है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, जिसमें 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 1925 में, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान या पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, या मानस राष्ट्रीय उद्यान? सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हम यहाँ नहीं देखेंगे, शिक्षण या सीडीपी वाली जो क्लास लेके आऊंगी मैं उसमें कराऊंगी। अगले सारे ही क्वेश्चन भी सीडीपी के थे, उनको हम सीडीपी वाली क्लास में लेंगे। अब हम 2018 में जीके जीएस से जो क्वेश्चन आए हैं उनको करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है 2018 के पेपर में जीके की। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो 2018 में तो पूछा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को। 2019 में क्वेश्चन क्या बना? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम बता दो। तो बताओ कहाँ हटके गई अपने पेपर से, अपने पैटर्न से? वही सेम पैटर्न पूछा है। हालांकि इस बार थोड़ा बहुत चेंज तो देखो होता ही है, इतने साल बाद पेपर होगा तो वो फिर भी हम जीके जीएस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। ऑप्शन तो इसमें थे ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2017 में व्यास सम्मान किसको दिया गया था? ममता कालिया को। लेकिन हम देखेंगे वर्तमान में किसको मिला है। तो वर्तमान में व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया? इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती इन्होंने क्या लिखा जिसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला? इन्होंने लिखा यादें यादें और यादें। ठीक है, यादें यादें और यादें, तो 3 बार यादें यादें यादें, ये इनकी पुस्तक का नाम है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया पुष्पा भारती को वर्तमान में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की थी? तो ये की थी 2017 में। अगला है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये थे धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के शासन में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था, जिसको बाद में खिलजी ने नष्ट भी किया था।
आगे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा शुगर केन यहीं पे जो है वो उत्पादित होता है। लोकटक झील कौन से राज्य में है? मणिपुर में है। और लोकटक झील पर ना एकमात्र, भारत का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ, है ना। इस पर झील भी स्थित है, सॉरी, लोकटक झील पर क्या है? तैरता हुआ एक आइलैंड है या आइसलैंड है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ उद्यान इस पर स्थित है। अगला है डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू एक खेल होता है जो कि नाव नाव की रेस आप इसको कह सकते हो, जो कि तमिलनाडु में ये खेल खेला जाता है, ठीक है, पोंगल के उत्सव पर। आगे है सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है भैया, कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने इसका जो है निर्माण करवाया था 1278 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो ये श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है, यही बनी थी पहली रक्षा मंत्री भारत की। आगे है अकबरनामा। ये जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो वही इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल ने लिखी थी, बड़ी आसान है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। ये सारी चीजें ना बहुत आसानी से ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगी, ठीक है, कि बुध का रंग, बुध ग्रह का रंग कौन सा है, मंगल ग्रह का कौन सा है ना, पृथ्वी का कौन सा है। आगे चलो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आंख मूंद के हर बार इंदौर लगा दो, मध्य प्रदेश का इंदौर हर बार ही, है ना, ज्यादातर हर बार यही जो है वो स्वच्छ शहर में सबसे पहले नंबर पर आता है लिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से खत्म करेंगे फिर इसको, क्लास को जल्दी जल्दी। हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया है, तो नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ऑप्शन नंबर, सॉरी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। एवरेस्ट की बेटी, ये पुस्तक जो है किस लेखिका की है? तो ये पुस्तक लिखी थी किसने? अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा इसका सही जवाब एकदम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस। देखो यहाँ भी इंपोर्टेंट डे से क्वेश्चन बना है, दो क्वेश्चन है ना, एक तो पर्यावरण दिवस और मानवाधिकार दिवस, तो दो क्वेश्चन यहाँ भी आए हैं। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कुछ टॉपिक ऐसे है ना जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ टीचिंग के, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वे वीडियोस जरूर देख लेना जिसमें मैंने इनको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ट्रिक से कराया है। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो ये शिकागो में हुआ था सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें इन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था और भाषण दिया था प्रेरणादायक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्ष 2017 का इसरो 2014 का पुरस्कार 2017 में दिया गया था, ठीक है, 2017 में दिया था, लेकिन 2014 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया था। और यही अगर बात करें कि वर्तमान में किसको दिया गया है, यानी लेटेस्ट वाला किसको दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो ये दो लोगों को इस बार दिया गया है 2023 में। किस किस को? एक तो डेनियल को, है ना, डेनियल को, और अली अबू अब्बाद, ठीक है, अली अबू याद रख लो, उसी से हो जाएगा काम। अली अबू अब्बाद और डेनियल बोरेन, इन दोनों को ये अवार्ड जो है दिया गया है, लेटेस्ट वाला। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा था नैमिषारण्य पवित्र स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ये यूपी जीके से क्वेश्चन बना था, तो ये सीतापुर में स्थित है, ठीक है, सीतापुर में नैमिषारण्य पवित्र स्थल स्थित है।
अगला है भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त। देखो, चुनाव आयुक्त से क्वेश्चन 2018 में भी बना और 2019 में भी बना, तो ये वाला तो आप ध्यान रखना। राजीव कुमार मैंने आपको बता दिया है, लेटेस्ट वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है चुनाव आयुक्त। पुराने को याद करके कोई फायदा नहीं है, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया था उस समय जब ये पेपर हुआ, 2017 में हुआ होगा लेटेस्ट वाला। अब देखते हैं वर्तमान वाला कहाँ हुआ है, वो हम याद रखेंगे। तो इस बार जो है 54वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में आयोजन हुआ है। इस बार भी इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, जिसमें हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आते हैं और इसमें जो बेस्ट मूवीज होती है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये गोवा में ही आयोजन किया गया। देखो, इंपॉर्टेंट डे से यहाँ एक और क्वेश्चन आ गया, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिवस से पूछे गए हैं 2018 में। तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे या विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, चेयरमैन कौन बने थे इस समय। हमको उसका उस समय का याद नहीं रखना है, वर्तमान का देखेंगे, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष। तो 2017 में जिसको नियुक्त किया गया था प्रसून जोशी, वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष यही है। अभी तक इसके अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी ही है। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रख लो। आगे है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी थी, ये शुभांगी स्वरूप है ना। शुभांगी स्वरूप जो है पहली भारतीय नौसेना महिला पायलट बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। यहाँ पूछा है, अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि, जिसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में। ठीक है, कब, 1913 में। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का नौवां महासचिव जो है वो नियुक्त किया गया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरस। और वर्तमान में कौन, वर्तमान में भी एंटोनियो गुटेरस ही इसके कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, महासचिव हो जाएंगे। किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जी, इनका मुख्यालय कहाँ है और ये सब चीजें कौन कौन जो है महत्वपूर्ण संस्थानों के महासचिव है, ये सब मैं ट्रिक से कराऊंगी। अगला है, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है। तो ये है वाराणसी में स्थित। कहाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगले, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज, सिराज ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, जौनपुर को। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। तो हमें देखने हैं वर्तमान के, पुराने का कुछ नहीं करना। तो वर्तमान में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें बेस्ट एक्टर किसे चुना गया, ऋषभ शेट्टी को चुना गया। किसको, ऋषभ शेट्टी को चुना गया। तो इनको ये पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को कंतारा। ठीक है, कंतारा फिल्म के लिए, कंतारा फिल्म के लिए, जबकि एक वेब सीरीज है मेरे ख्याल से कंतारा, इसके लिए ऋषभ शेट्टी को जो है बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे पूछा गया है, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है। पेपर गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार को पेपर गोल्ड कहा जाता है। अगर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म जाने, SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इनको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार की मुद्रा संरक्षित करेंसी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने देशों के लिए जारी किया जाता है। इसी को हम पेपर गोल्ड कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं।
तो आगे अब आपका क्वेश्चन आया पॉलिटी का। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये कौन से राज्य से ली गई थी, यानी कौन से देश से कौन कौन सी चीजें ली गई है हमारे संविधान में, ये चीजें भी हमें याद करनी होगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या कॉन्करेंट लिस्ट, या जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के निर्णय लेते हैं। यहाँ देखो चौथा क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट डे से, तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है, यानी संविधान समिति जो संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनी थी, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कुछ और मुख्य अध्यक्ष देख लेते हैं उस समय। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, महत्वपूर्ण हो जाता है। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। प्रारूप समिति के आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम बताना है, तो ये हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ठंडी जलधारा और गर्म जो है गर्म धारा, ये सब भी मैं आपको ट्रिक से कवर करा दूंगी। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट जो है ये चाइल्ड मैरिज से संबंधित है, जिसको 1929 में बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था बाल विवाह को, तो ये इसी से संबंधित है, बाल विवाह से, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। कांडला कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, कौन सा बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो ये हो जाता है कांडला बंदरगाह, या इसका वर्तमान में नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम बताना है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है पंपास। ठीक है, पंपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखें, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये हुई थी सूरत में, पहली कपड़ा फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक है जी। अगला है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कौन से महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है, इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका से, है ना, अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका बोल दे, दोनों ही सही है। ठीक है, अफ्रीका से होकर एकमात्र ऐसा ये महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती है। अगला है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, यानी पर्वत पठार और जो आपके दर्रे है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर संपूर्ण आनंद। ठीक है, संपूर्ण आनंद। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से जो है आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 51A में जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों आपका 2018-19 दोनों का मैंने जीके जीएस वाला कंप्लीट पोर्शन करा दिया है, जिसमें ईवीएस वाला पोर्शन भी हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और जो ये एनालिसिस वाला चार्ट है ना सारे सब्जेक्ट्स का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ दे दूंगी, तो आप वहां से इजीली जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको ज्यादा ध्यान से करने हैं, वो आप यहाँ से देखकर समझ जाओगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, ताकि क्लास लंबी ना हो इसलिए मैं इसको इसमें नहीं बता रही हूँ, सीधा पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बढ़िया रेस्पॉन्स दीजिए अपना, ताकि मैं आपके लिए ये क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अपने सभी दोस्तों को एक बार फटाफट से शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा सकते हैं आप इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।